Hello everyone, I welcome you all in this online platform by Alliance IAS Academy. So in today's session we are going to discuss geography. So in this session we are having a set of 10 questions regarding the subject of geography, and in this we are having the base of the previous year questions and the all एग्ज़ाम्स ऑफ यूपीएससी. सो बेसिकली इस सेशन में हम जैसे कि और पहले की जिस सेशंस में हम कंडक्ट करते हैं, जैसे हमने पॉलिटी करा था, हमने इकोनॉमिक्स करा था, हमने हिस्ट्री करा था, उसी सीरीज़ में अब हम आज ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं. पार्ट्स में आपके ये सेशंस होंगे. सो आज जो सेशन होगा बहुत ही बेसिक ज्योग्राफी से स्टार्ट होने वाला है, और ये वो क्वेश्चन है जो आपके ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं. ओके, सो अलग अलग एग्जाम्स में आ चुके हैं ये क्वेश्चन. सो बहुत ही बेसिक ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन. 10 क्वेश्चंस का इसमें सेट है, आपको पता है आपको किस तरीके से इसमें परफॉर्म करना है. ओके, सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ. आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक एंड आई होप आप लोग अच्छा से परफॉर्म करें जैसे अभी तक करते आ रहे हैं. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ मीटियोरॉइड इज, आपको बताना है मीटियोर क्या है. अ रैपिडली मूविंग स्टार, अ पीस ऑफ मैटर विच हैज़ एंटर्ड द अर्थ्स एटमोसफियर फ्रॉम आउटर स्पेस, अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टेलेशन एंड अ कॉमेट विदाउट अ टेल. आपको बताना है कि मीटियोर इसमें से क्या कंसिडर किया जाएगा. ओके, आई नो इट्स वेरी इजी. ओके, और ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है, यूपीएससी के एग्जाम्स में आ चुके हैं. ये यूपीएससी जो एग्जाम्स कंडक्ट करती है अलग अलग. तो देखते हैं इसका आंसर. इसका आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स अ पीस ऑफ मैटर विच हैज़ एंटर द अर्थ सरफेस फ्रॉम द आउटर स्पेस. देखिए 3 चीज़ें होती हैं. एक होता है आपका मीटियोरॉइड, देन वी हैव मीटियोर एंड देन वी हैव मीटियोरॉइड. ओके, तो ये बेसिकली आपके एक रॉकी मास होते हैं जो कि आपका स्पेस में ट्रैवल करे. ओके, आप इतना समझ के चलिए कि एक रॉकी मास होगा. ओके, अब ये जो रॉकी मास होगा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है. जब ये आपका स्पेस में ट्रैवल कर रहा है तो इसे हम मीटियोरॉइड बोलेंगे. जब ये आपका अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर चुका है तो इसे हम मीटियोर कहेंगे. जब ये आपका अर्थ के सरफेस को स्ट्राइक कर जाता है तो इसे मीटियोरॉइड कहेंगे. सो है तीनों चीज़ें एक ही, बट हमने अर्थ के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया ताकि हमें इन्हें स्टडी करने में इजी हो. क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जितने मीटियोरॉइड आपके स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं वो सब आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करें, और ज़रूरी नहीं है कि जितने भी आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करें वो सारे के सारे आपके सरफेस को स्ट्राइक करें. कुछ आपके एटमॉस्फेयर में ख़त्म भी हो जाते हैं. ओके, सो इस तरीके से आपका ये 3 चीज़ें होती हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप सो फार. आपको बताना है क्या बायोस्फीयर रिजर्व में कंसिडर नहीं किया जाता है इनमें से. ग्रेट निकोबार, सुंदरबंस, नंदा देवी, गल्फ ऑफ कच्छ. सो आपको बताना है क्या बायोस्फीयर रिजर्व में कंसिडर नहीं किया जाता है. बहुत बेसिक लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, और ये सारे वो क्वेश्चंस हैं, मैं फिर से कह रही हूँ, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी में आ चुके हैं. ओके, सो आप देख सकते हैं कि लाइक प्रीवियस ईयर पेपर्स में किस तरीके से आपका लेवल होता है. धीरे धीरे हम फिर इसमें बढ़ते रहेंगे. अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं. इसका आंसर होगा आपका डी, विच मीन्स गल्फ ऑफ कच्छ. सो आपका ग्रेट निकोबार भी बायोस्फीयर रिजर्व में कंसिडर किया जाता है, सुंदरबन भी, नंदा देवी भी, लेकिन गल्फ ऑफ कच्छ आपका नहीं किया जाता है. बायोस्फीयर रिजर्व का अगर मैं हल्का सा आइडिया दे दूं तो बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, एक ऐसे एरिया को आपका कंजर्व करने के लिए, उसकी जो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है उसको बचाने के लिए, वहाँ पे जब ह्यूमन इंटरवेंशन होगा, ह्यूमन इंटरवेंशन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम गवर्नमेंट लेवल पे इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं. सो ये जब यहाँ पे इंटरवीन करेंगे और ये क्या करेंगे, किसी एरिया को रिकॉग्नाइज करेंगे एज अ बायोस्फीयर रिजर्व, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें फिर रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको बायोस्फीयर रिजर्व फिर 3 चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा. एक होता है आपका कोर जोन, देन वी हैव बफर जोन. ओके, एंड देन फिर उसके बाद होता है जो नॉर्मल जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो सकती हैं. सो कोर जोन जो होगा, यहाँ पे आपको ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होंगी पूरी तरीके से बैन होंगी. लाइक वहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा, सिर्फ वहाँ पे प्रोटेक्शन के लेवल पे उसको छोड़ दिया जाएगा. देन वी हैव बफर जोन. तो यहाँ पे क्या होगा, आप स्टडीज़ वगैरह के लिए, साइंटिफिक स्टडी वगैरह के लिए इसका यूज़ किया जाता है. स्टिल यहाँ पे आपका जो ह्यूमन इंटरवेंशन है या ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो स्टिल यहाँ पे भी अभी बहुत कम लेवल पे कंसिडर की जाएंगी. फिर आता है आपका नॉर्मल जोन. नॉर्मल में नॉर्मल बोल रही हूँ, इसका नाम कुछ और होता है. फिर ये एक ही जोन आता है जहाँ पे आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलती हैं सही लेवल पे. सो बायोस्फीयर रिजर्व को आपकी नेशनल गवर्नमेंट्स आपकी रिकॉग्नाइज करती हैं. कैसे रिकॉग्नाइज करती हैं, जब ये आपका यूनेस्को के थ्रू आपका मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम आया था तो उसके अंडर उन्होंने किया था. इंडिया में आपके अभी 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं. ओके, इन एंड ऑल अभी बढ़ रहे होंगे. तो ओके, सो इसको आगे बढ़ते हैं. आई होप ये आपका क्लियर हुआ होगा. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं.
विली विली इज आपको बताना है विली विली क्या है। अ टाइप ऑफ ट्री ग्रोन इन टेम्परेट रीजन, अ विंड दैट ब्लोज इन अ डेजर्ट, अ ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, अ काइंड ऑफ कॉमन फिश फाउंड नियर द लैकेडिव्स आइसलैंड। आपको बताना है विली विली है क्या। ओके, ये नाम आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। ओके, सो इसका आंसर होगा आपका सी, विच मीन्स आपका ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो कि नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में आता है। अब मैं यहाँ पे साइक्लोन को डिस्कस नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली टाइम की लिमिटेशन है, और यहाँ पे साइक्लोन बहुत बड़ा टॉपिक है तो इसको कभी और डिस्कस करेंगे। वैसे ये क्लास लेक्चर्स में पूरी तरीके से डिस्कस हो चुका है। ओके, सो अब यहाँ पे ये विली विली है ना, ये इसका नाम दिया जाता है जो ट्रॉपिकल जो नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं इनको विली विली कहा जाता है, और इनको ना डस्ट स्टॉर्म भी कहा जाता है। ओके, डस्ट स्टॉर्म भी कहा जाता है, बहुत डेंजरस होती हैं ये, ऐसा कंसिडर किया जाता है। सो याद रखिएगा विली विली आपके जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उनको कहा जाता है जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमोसफियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स। आपको बताना है कि एटमोसफियर के अलग अलग लेयर हैं, वो तो हमें पता है, बट अगर आपको ये पता है कि कितनी लेयर आप वही बता सकते हैं पहले कमेंट सेक्शन में। ओके, सो आपको बताना है कि कौन सी लेयर रेडियो वेव को डिफ्लेक्ट करती है। आपको ऑप्शन है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, आइनोस्फियर। अगेन ये तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कंसीडर करूंगी मैं इसे, और एनसीईआरटीज भी यहाँ पे आपको बेस में देखने को मिलेगी। तो जो हमने एनसीईआरटीज में कवर किया है वही आपके फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिल रहा है। आंसर होगा इसका डी, आइनोस्फीयर। सो जो आपका रेडियो वेव्स होती हैं वो आइनोस्फीयर डिफ्लेक्ट करता है। ठीक, यहाँ पे देखते हैं तो ये होता है आपका सबसे नीचे से अगर हम ऊपर की तरफ को जा रहे हैं स्पेस की तरफ को अर्थ से, तो पहला आ गया आपका ट्रोपोस्फियर जो कि आपका 0 से 12 किलोमीटर की तरफ के अराउंड होता है। यहाँ पे जो क्लाउड्स एक्टिविटीज़ होती हैं वो यहाँ पे देखने को मिलती हैं। फिर यही इसी की जो बाउंड्री होती है यहाँ पे हमें ओजोन लेयर देखने को मिलती है 20 से 30 किलोमीटर के बीच में। फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आता है 12 से 50 किलोमीटर के बीच में। फिर हमारा मीसोस्फेयर आता है 50 से 80 किलोमीटर के बीच में। मीसोस्फेयर के बाद आता है आपका थर्मोस्फेयर, एंड देन लास्ट इज एक्सोस्फेयर। इसके बाद ये स्पेस कंसिडर किया जाता है। इनके बीच में आपका होता है फॉर एग्जांपल इन दोनों के बीच में होगा एक स्ट्रेटोपॉज होगा, मीसोपॉज होगा, ट्रोपोपॉज होगा। ओके, जो ये लेयर्स होती है ना, बाउंड्री बनी है, इनको पॉज के नाम से बोलते हैं। जिस लेयर के बीच में होगा तो वहाँ पे उनको वो नाम दे दिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एयरप्लेन एक्टिविटीज़ देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे मीसोस्फीयर में आपको मीटेरॉइड एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही हैं। फिर यहाँ पे सैटेलाइट आपके थर्मोस्फीयर वाले रीजन में देखने को मिल रही है। कामरान लाइन ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ का पार्ट है, आप इसे ज़रूर एक बार गूगल सर्च करके पढ़ सकते हैं। जो आपका प्रोजेक्टरी मोशन होता है, जो सैटेलाइट जो आपके रॉकेट लॉन्च वगैरह होते हैं, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर यहाँ पे अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आइनोस्फीयर तो इनमें से कहीं पे नहीं दिख रहा है। तो बेसिकली आइनोस्फीयर ना इनमें ही कंसिडर किया जाता है। तो ये तो आपकी मेजर डिवीजन है। अब इनके अंदर सब डिवीजन किए गए। फॉर एग्जांपल आपको एक और सुना होगा मैग्नेटोस्फीयर होता है। ओके, सो जो मैग्नेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो इसमें होते हैं। आपने सुना होगा ऑरोरा बोरियोलिस जो होते हैं आपके पोल्स में जो ये एक्टिविटीज़ होती हैं, मैग्नेटिक नॉर्दर्न लाइट्स भी कहा जाता है जिन्हें। सो ये इसकी वजह से होती है, जो मैग्नेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं इनकी वजह से होती हैं। सो जो आपका आइनोस्फीयर होता है ये आपको मीसोस्फीयर के बाद थर्मोस्फीयर में कंसिडर किया जाता है। थर्मोस्फीयर मीसोस्फीयर के बाद जो स्टार्ट होता है थर्मोस्फीयर से, ये ऊपर यहाँ पे इधर में आपको आइनोस्फीयर दिखेगा। तो जो आयनिक एक्टिविटीज़ होंगी वो यहाँ पे होंगी। The group of small pieces of rock revolving around the sun between the orbit of Mars and Jupiter are called। आपको बताना है कि स्मॉल पीसेस जो होते हैं रॉक के, जो कि आपके कहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, ऑर्बिट कर रहे हैं अर्थ और जुपिटर के बीच में। ओके, तो उनको क्या कहते हैं? मीटियोर्स, कॉमेट्स, मीटेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स। आपको बताना है कि इनको क्या कहा जाता है। आंसर होगा इसका डी, बहुत ईजी था, एस्टेरॉइड। सो हमें पता है जब हम सोलर सिस्टम भी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पे कि आपका मार्स और जुपिटर के बीच में आपकी एक बेल्ट है जिसे एस्टेरॉइड बेल्ट कहा जाता है, जहाँ पे आपके स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक रिवॉल्व कर रहे हैं उनके अराउंड नहीं कर रहे हैं, बेसिकली वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और क्योंकि वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। सो अगर हम एस्टेरॉइड की बेसिक डेफिनेशन भी देखें तो यही होते हैं कि स्मॉल रॉक पीसेज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ओके, सन के अराउंड करेंगे, और फिर क्योंकि प्लैनेट्स आपके सन के अराउंड कर रहे हैं तो हमको ये बेल्ट जुपिटर और मार्स के बीच में देखने को मिलती है। मिप्ला एंड लाडांग आर डिफरेंट नेम्स फॉर। आपने बताना है कि मिप्ला एंड लाडांग किसके नाम है ये। अगर मैं याद करूँ तो ये CDS का क्वेश्चन है। शिफ्टिंग कल्टिवेशन, मिक्स्ड फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर। ओके, सो आप देख सकते हैं किस लेवल का क्वेश्चन है ये और कौन से एग्जाम में आ रखा है। बहुत बेसिक है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है ये।
एनसीईआरटी, प्रॉपर एनसीईआरटी। तो इसका आंसर होगा आपका ए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सो ये नाम है, अलग अलग नाम है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है ना कि अगर एक जगह पे आपके फार्मिंग करी फिर शिफ्ट करते रहते हैं, ओके, शिफ्ट स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं जिसे। तो एक एरिया लिया, पहले यहाँ पे इसको काटा, जंगल को काटा, यहाँ पे फार्मिंग करी, फिर से छोड़ दिया, फिर दूसरे का काइंड ऑफ थिंग करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इस तरीके से होता है। फिर तो यहाँ पे इनके अलग अलग नाम है। फॉर एग्जांपल आपका जो मिपला है, ये नाम शिफ्टिंग कल्टीवेशन का है, लेकिन कहाँ की जाती है कि मैक्सिको में होती है। फिर जो लाडांग है ये भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, बट ये कहाँ होती है आपकी, ये होती है इंडोनेशिया में, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट रेलिवेंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स? कौन सी सबसे रेलिवेंट कंडीशन मानी जा रही है? एटमॉस्फेरिक कंडीशन, थर्मल कंडीशन, ऑकरेंस ऑफ आइस कैप एंड फ्रोजन वाटर, ऑकरेंस ऑफ ओजोन। कौन सी कंडीशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रेलिवेंट है अगर वहाँ पे मार्स में लाइफ में के मिलने के लिए? आंसर होगा इसका सी, विच मीन्स ऑकरेंस ऑफ आइस कैप एंड फ्रोजन वाटर, क्योंकि ये आपका बहुत बड़ा सोर्स है लाइफ का, ओके। ये बहुत बड़ा सोर्स है लाइफ का। सो अगर हम मार्स में लाइफ की प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, ओके, सो ये सब बात की कंडीशन है। सबसे पहले अगर ये होगा तब आगे जाके लाइफ वहाँ पे प्रेजेंट हो पाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन देन रेस्ट? बिटुमिनस कोल, लिग्नाइट, पिगीपीट, एंथ्रासाइट। आपको बताना है इसमें से कौन सा कोल में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है। इसका आंसर होगा आपका, अगेन ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बट ये यूपीएससी में आ रखा है। इसका आंसर होगा आपका डी, एंथ्रासाइट। अब उसने पूछा था कि हाईएस्ट लेवल ऑफ कोल किस में होगा, तो देखिए ये अगर हम डिक्रीजिंग से स्टार्ट करें ना, तो सबसे ज़्यादा आपका एंथ्रासाइट में कार्बन होता है, फिर आपका बिटुमिनस में होगा, फिर आपका सब बिटुमिनस में होगा, फिर लिग्नाइट में होगा, फिर इससे नीचे आ जाता है आपका पीट। तो सबसे कम जो होगा ना आपको पीट में देखने को मिलेगा। तो जब इन सब की बात करी थी तो इन सब में आपका एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन हमें देखने को मिलता है। सबसे अच्छी क्वालिटी का इसे माना जाता है, ओके, और सबसे खराब क्वालिटी का पीट को माना जाता है। Which one of the following scholars suggested the Earth's origin from gases and dust particles? James Dean, H. Eflin, H. Hoyle और O. Schmidt। तो आपको बताना है इसमें से किसने सजेस्ट किया था कि अर्थ का ओरिजिन गैस और डस्ट पार्टिकल से हुआ है। आंसर होगा इसका डी, विच मीन्स ओ स्मिथ ने किया था। सो ये वर्ड यूज़ किया गया है सजेस्टेड, ओके। सो ओ स्मिथ ने आपको ये सजेस्ट किया था, आपके आई गेस जर्मन थे ये, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जर्मन साइंटिस्ट थे, और 1950s के अराउंड, आई एम नॉट श्योर दैट। तो इन्होंने ये बोला था कि बेसिकली आपका जो हाइड्रोजन और हीलियम है ना, ओके, सो एक नेबुला इससे मिलकर बना है, और ये इन्हीं का जब आपका फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, इन्हीं के बीच में आपका कोलिजन हो रहा है, सो उससे क्या हो रहे हैं, आपके डस्ट पार्टिकल्स के क्लाउड्स निकल रहे हैं। डस्ट पार्टिकल्स के क्लाउड्स निकले, ओके, डस्ट पार्टिकल्स के क्लाउड्स निकले, और वही जब ठंडे हुए तो वही आपके अर्थ जैसे प्लैनेट, वही आपका अर्थ बना, मतलब एक प्लैनेट में कंसिडर किए गए। सो बेसिकली ये सजेस्टेड थ्योरी थी, ओके। बाद में फिर हम देखते हैं बिग बैंग थ्योरी आती है, वो क्या बताते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, आपको बताना एल्यूमिनियम किससे मैन्युफैक्चर किया जाता है? कॉपर और बॉक्साइट और माइका और मैग्नीज और, आपको बताना है एल्यूमिनियम किससे मैन्युफैक्चर किया जाता है? इसका आंसर होगा आपका बी, बॉक्साइट। सो एल्यूमिनियम जिसका फॉर्मूला आपका Al2O3 होता है, ओके। सो कौन से ओर से होता है? और बेसिकली क्या होता है ना, जब भी हम, ये आपका मिनरल है, कंसिडरेटेड मिनरल, ओके, ये मिनरल है। तो अब हम जब हम इसको खोदेंगे, जब हम माइनिंग कर रहे हैं, तो हमें मिनरल ऐसी प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं, हमें वो ना बहुत सारे गैंग के साथ मिलेंगे। गैंग मतलब ये वाला गैंग नहीं होता, झुंड वाला नहीं, गैंग मतलब इम्प्योरिटीज़। तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ के साथ मिलेंगे, प्लस इसके साथ हमें बहुत अलग अलग और मिनरल्स भी देखने को मिलते हैं, और अलग बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो उसमें से फिर हम उन्हें एक्सट्रैक्ट करना होता है, फिर इनकी बहुत प्रोसेस होती है एक्सट्रैक्शन की, उसमें से जाके फिर हमें कहीं जो हमें डिज़ायर्ड मिनरल है वो हमें मिलता है। तो बॉक्साइट जो है और है जिसमें से हमें मिनरल मिलता है एल्यूमिनियम। सो आई होप आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा। 10 में से अपना फाइनल स्कोर लिखना मत भूलिएगा, आपने कितने सही किए कितने गलत करे। और अगर आप लोगों को ये सेशन फ्रूटफुल लगते हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट ऑल्सो, एंड थैंक यू।